हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो ये टॉपिक मैं कह सकता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेईई मेन 2021 के आपके हर एक शिफ्ट के हर एक पेपर में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन देखा गया है इस टॉपिक से, और किसी किसी में दो भी देखा गया है। एक ये H2O2 के टॉपिक से और एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के टॉपिक से। वो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है पर मैं उसको भी यहाँ पे कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले से हम लोग चलते हैं H2O2 की प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन कुछ इसकी ऐसी है कि पहले हम लोग बेरियम ऑक्साइड या फिर इसे BO2 प्लस H2SO4 में जब मिलाएंगे तो BaSO4 प्लस H2O2 मिलेगा और H2O2 इसमें बाई प्रोडक्ट जैसा मिलेगा और BaSO4 का प्रेसिपिटेंट मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि हम लोग ये H2O2 जो मिलता है ना, इसको जब ये एक्सेस ऑफ H2O2 इज रिमूव्ड बाय इवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको हम लोग रिमूव करते जाते हैं। अब जब हम लोग प्रोडक्ट से कुछ चीज़ रिमूव करते हैं तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती है, तो वही चीज़ इसमें हो रहा है। हम लोग H2O2 जो एक्सेस H2O2 उसको रिमूव किए जा रहे हैं, जिससे रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका। पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें ओलियम मिलेगा। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O8। अब H2S2O8 में ही हम लोग पानी डालेंगे तो इससे हमें H2SO4 प्लस H2O2 मिल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, H2SO4 प्लस H2O2 मिल जाएगा। अब एक सिमिलर रिएक्शन आपकी दी हुई है एनसीईआरटी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछ लिया कि D2O2 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो D2O2 का प्रिपरेशन कुछ ऐसे करते हैं कि K2, ये सिमिलर रिएक्शन ऊपर वाली जैसी, उसमें H2S2O8 था, इसमें K2S2O8 है। इसमें हम लोग D2O डालेंगे जिससे मिलेगा KdSO4 प्लस D2O2। अब ये होता है लैब प्रिपरेशन ऑफ D2O2। अब एक और इसकी प्रिपरेशन होती है ट्रू इथाइल एंथ्राक्यूनॉल से। ट्रू इथाइल एंथ्राक्यूनॉल में को जब हम लोग हवा में पास कराएंगे, हवा में ऑक्सीजन होती है, हवा में पास कराएंगे तो हमें मिलेगा 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल प्लस H2O2। आप ये तीनों प्रिपरेशन मेथड को आप बस याद करके रखें, आपका इतने में ही काम हो जाएगा। तो अभी इसकी प्रिपरेशन हो गई। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होती है कि इसमें एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम लोग फिजिकल करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इट हैज़ अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, और इसको आप लोग एक ओपन बुक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है आपकी, ये है उसका कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे ही कुछ दिखता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक के साथ। तो ये है ऐसे ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ये एंगल होता है 111.5 डिग्री, और ये गैस फेस का एंगल होता है। अब अभी आगे देखेंगे, आपको बताता हूँ मैं। ये आप ओपन बुक स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि इन गैस फेस एंगल इज़ 111.5 डिग्री एंड इन सॉलिड फेस एंगल रिड्यूसेस टू 90 डिग्री ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये गैस फेस का ये वाला स्ट्रक्चर है, पर जब हम लोग इसको जब सॉलिड फेस में लेके जाते हैं ना, तो इसका एंगल हो जाता है ये जो दोनों H का और H का जो एंगल है ये बन जाता है 90 डिग्री। क्यों बन जाता है? उसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वाई एंगल रिड्यूसेस इन सॉलिड फेस, तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का आ सकता है आपकी क्लास 11 की एग्ज़ाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है H2O2 इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। H2O2 बहुत सोल्यूबल होता है वाटर में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं H2O2.H2O। अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होती है कि H2O2 दोनों कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ
एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इसमें H2O2 पे -1 चार्ज है, ये इसका जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तो इसमें H2O बन जाएगा जिस पे -2 चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो O2 बन जाएगा, और O2 के ऊपर चार्ज 0 होता है क्योंकि सेम एलिमेंट पे चार्ज 0 होता है। अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शंस पे आ जाते हैं। तो एसिडिक मीडियम पे ये देखिए, इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है। इसमें ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस कर लेता है। तो इसमें ये H2O2 अपने आप को रिड्यूस कर ले रहा है H2O में, और Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है Fe3+ में। अब एक और रिएक्शन H2O2 प्लस PbS गिव्स PbSO4 प्लस H2O, सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर भी, PbS को ये कर ले रहा है ऑक्सीडाइज PbSO4 में। अब एक और रिएक्शन, जब ये ऊपर की दोनों रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम कर रहा था, अब हम लोग नीचे की दोनों रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा। ये चीज़ हम लोग बात करें एसिडिक मीडियम में, तो H2O2 इसमें MnO4- को ये रिड्यूस कर दे रहा है Mn2+ में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है O2 में। इसमें भी H2O2 खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है O2 में, और HOCl को रिड्यूस कर दे रहा है Cl- में। अब हम लोग चलते हैं इसकी बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है कि बेसिक मीडियम में आपका H2O2 सामने वाले को Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है Fe3+ में, और खुद को रिड्यूस कर लेता है OH- में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस कर लेते हैं। सिमिलरली Mn2+ को Mn4+ में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। और दूसरी, जब ये H2O2 I2 में डालते हैं तो I2 को ये I- कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम कर रहा है। सिमिलरली MnO4- को MnO2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि रिड्यूस कर देता है, और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है O2 में। अब चलते हैं इसकी स्टोरेज में। तो इसकी स्टोरेज H2O2 को H2O2 हवा में डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन भी आप याद रखें, आपको पूछ सकता है। अब इसको स्टोर किया जाता है, इट इज़ स्टोर्ड इन वैक्स लाइंग ग्लास और प्लास्टिक वेसल। इसको प्लास्टिक वेसल या फिर वैक्स लाइंग ग्लास में स्टोर किया जाता है। साथ में आपका यूरिया डाल दिया जाता है उसमें स्टेबलाइजर के तौर पे, मतलब यूरिया डाला जाता है साथ में। आपसे कभी पूछ सकता है कि H2O2 की स्टोरेज में स्टेबलाइज़र कौन है, तो स्टेबलाइज़र यूरिया होता है। ये भी बहुत ही, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके यूजेस पे चलते हैं। तो H2O2 की यूजेस कुछ है। H2O2 की यूजेस, तो H2O2 यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है ब्लीच। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरी केमिस्ट्री की जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें दो ही टाइप की ब्लीचिंग आपको पढ़नी है। एक होती है ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग, एक होती है रिडक्टिव ब्लीचिंग। तो रिडक्टिव ब्लीचिंग कौन करता है? रिडक्टिव ब्लीचिंग करता है SO2 करता है रिडक्टिव ब्लीचिंग, और H2O2 और Cl2 करता है ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। ये इतना आप याद रखें, इसी में से क्वेश्चन आएगा। दूसरा यूजेस है इसका एंटीसेप्टिक यूजेस में आपके इसको काम में लिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, परहाइड्रोल। इसके बारे में आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में आप पढ़ेंगे आगे जाकर, पर इतना भी आप याद रख सकते हैं कि एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, और इसका एंटीसेप्टिक का नाम है परहाइड्रोल। थर्ड इसका यूसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट विच आर हाई क्वालिटी डिटर्जेंट। ये दोनों हाई क्वालिटी डिटर्जेंट होते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। यूज टू क्लीन इन्वायरमेंट की क्लीनिंग में भी H2O2 का बहुत बड़ा रोल है। अब चलते हैं मेन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में, तो ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मूले लिख के रखे हैं। क्वेश्चन आपका इसी 4 फॉर्मूले में घुमा फिरा के आएगा। इसी चारों को आप अच्छे से याद कर लें, या तो आप इन चारों को याद करें, या तो फिर आप वहाँ पे बैठ के निकाल भी सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने इन चारों फॉर्मूलों में सब कैलकुलेशन वगैरह करके रखा हुआ है ऑलरेडी। आपको डायरेक्ट ये चारों फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं।
तो अब इसमें पहला फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पूछा गया है और आपको मोलैरिटी दे दी गई, आप इसका ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ निकल जाएगा। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा फॉर्मूला लिख के रखा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी का होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर सकते हैं। स्ट्रेंथ आपसे पूछ ली गई ग्राम पर लीटर में, तो स्ट्रेंथ कर देंगे आप मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैरिटी को, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। आपको परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पूछ लिया गया, तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के लिए आप बस ये जो स्ट्रेंथ निकाला है उसको 10 से डिवाइड कर दे, आपका परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक बार आपको एग्जांपल भी लिख रखा है दिखाने के लिए कैसे इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। अब इसमें यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया गया 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ नहीं दी गई, आपको 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया गया। एक सेकेंड, हाँ, तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया गया। तो आप इससे कंफ्यूज ना हों, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख कर रखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। यहाँ पे आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की जगह 10 डाला, 11.2 डाला, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब 11.2 को 10 से डिवाइड कर दे, आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। आप इन चारों फॉर्मूले को पहले याद करें और इन चारों फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चंस जेईई में 2021, 2020 और 2019 में आए हुए हैं वो सारे को अपने हाथ से करें दोबारा। आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा इन चारों फॉर्मूले पे जब आप खुद से सारा क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। एक बार आप 10-15 क्वेश्चंस कर लेंगे, आपका एकदम हाथ बैठ जाएगा इन फॉर्मूले पे। फिर अब लास्ट टॉपिक है अपना D2O। तो D2O से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपका ये जो पहला ही पॉइंट पे जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन आया था, जो कि शायद मार्च अटेम्प्ट में आया था, मेरे को याद में नहीं है। तो D2O पे पहला पॉइंट है, यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। ये ऑब्टेन किया जाता है बाय प्रोडक्ट इन फर्टिलाइज़र में। फर्टिलाइज़र का बाय प्रोडक्ट में D2O ऑब्टेन किया जाता है। यूज एज स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी पे इसका यूज़ होता है। अब मेन पॉइंट D2O का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है D2O का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर D2O एवरीथिंग इज मोर देन H2O एक्सेप्ट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सेंट इज लेस देन H2O। तो D2O का जो भी हर चीज़ जो भी कुछ पूछेगा, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया D2O का, कुछ एलिमेंट्स दे दिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, D2O का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया, डेंसिटी पूछ लिया, डेल्टा H पूछ लिया, विस्कोसिटी पूछ लिया, तो उसमें D2O का हर चीज़ ज़्यादा रहता है। पर अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लिया कि D2O का ज़्यादा होता है कि H2O का ज़्यादा होता है, तो H2O का ज़्यादा होता है D2O से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे आई थिंक क्वेश्चन आया था जेईई में 2020 में, तो वो एक्सेप्शन रीजन का क्वेश्चन था। तो आखिरकार सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर मैंने कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता दोबारा दोनों पेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रुकिए मैं फोकस कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे? तो आप इसको लर्न करने का तरीका है कि आप इसको हर 3-4 दिन में पहले तो आप इसको आज बैठ के याद करें, या फिर इसे एक पेपर में जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिख लें। आप इसे लिख लेंगे, उसके बाद आप इसको हर 3-4 दिन में देखते रहें, और इसको बार बार देखने से ही ये याद होगा। ये एक दिन में याद होने वाली चीज़ नहीं है। इसे बार बार देखते रहे, याद करने की कोशिश करें। और साथ में जेईई में 2020 और 2021 के सारे क्वेश्चंस को लगाएं। सबको सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आए हुए हैं। और क्लास 11 की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें भी इन्हीं में से कोई ना कोई रिएक्शन पूछ लिया जाता है, उसमें इजी सा ही क्वेश्चन आता है, वो भी आपसे बन जाएगा। और जहाँ तक बात है नीट में, तो नीट में भी इससे एक क्वेश्चन आता है जो कि इसमें आई थिंक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर वो आएगा भी नहीं। वो ये जो मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई है वो उसी में से बन जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसी वीडियोस आगे आते रहेंगे। थैंक यू।